Good evening, dear students. So, today I shall deliver a short lecture to you on the comparison between Thomas Hobbes and John Locke regarding the social contract theory. जो लेक्चर आज मैंने 3:15 की क्लास में आप लोगों को दिए थे, कुछ बच्चों ने, आप में से ही कुछ बच्चों ने उस लेक्चर को पूरी तरह सुन नहीं पाए थे ड्यू टू सम नॉइज़ प्रॉब्लम्स। तो इस वजह से मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाए हैं जिसमें वही 3:15 का क्लास का लेक्चर ही मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को पहुंचा रही हूँ। ओके, सो मुझे उम्मीद है इस यूट्यूब लेक्चर से आप लोगों को जो भी कन्फ्यूशन है, जो कुछ भी आप लोग ठीक ठाक सुन नहीं पाए थे, सुनने में प्रॉब्लम हुआ था, वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं आज के क्लास में मेनली क्या बोल रही थी कि थॉमस हॉब्स की तरह जॉन लॉक ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लिखा था और उनके पीरियड में भी स्टुअर्ट मोनार्की था। मैंने ये कहा था कि थॉमस हॉब्स की वक्त में जो स्टुअर्ट मोनार्की काफ़ी जुल्मी और अत्याचारी बनकर सब पर राज कर रहा था, जॉन लॉक की वक्त में वो स्टुअर्ट मोनार्की काफ़ी नरमी से लोगों के सामने पेश आ रहा था। मतलब उतना जुल्मी और उतना अत्याचारी वो राजाएं थे नहीं। तो इस वजह से थॉमस हॉब्स ने जिस तरह का स्टेट ऑफ नेचर का पिक्चर सबके सामने पेश किया, जॉन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर का पिक्चर उतना भी नेगेटिव नहीं था। थॉमस हॉब्स ने क्या किया था, स्टेट ऑफ नेचर को बताया था एक ऐसा स्टेट जिसमें लाइफ वाज नेस्टी, ब्रूटिश, सॉलिटरी, पुअर एंड शॉर्ट, यानी कि जहाँ लोगों की ज़िंदगी बहुत ही बदतर था, बहुत ही शॉर्ट था, कोई भी हिफाजत से, शांति से, चैन से, सुकून से नहीं रह पाता और सबको अपनी स्वार्थ की पड़ी थी। अपने स्वार्थ के लिए हर कोई दूसरों की जान लेने पर तुले हुए थे। तो ऐसा एक बहुत ही डरावना और भयानक पिक्चर थॉमस हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में लिखा था। लेकिन जॉन लॉक ने क्या किया, इतना भी नेगेटिव पिक्चर स्टेट ऑफ नेचर के बारे में उन्होंने नहीं लिखा था। उन्होंने क्या दिखाया कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग खुशी से, चैन से ही रहते थे। तो फिर सवाल आता है कि अगर स्टेट ऑफ नेचर में इतना चैन था, शांति था, तो उन्हें स्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ी और एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाने की भी क्या ज़रूरत पड़ी? तो इसका जवाब ये है कि स्टेट ऑफ नेचर में 3 चीज़ों की कमी थी, जिस वजह से लोगों को स्टेट ऑफ नेचर छोड़ना पड़ा और एक एग्रीमेंट के ज़रिए राष्ट्र यानी स्टेट नाम की इंस्टीट्यूशन को बनानी पड़ी। तो वो 3 इंस्टीट्यूशंस क्या था जिसकी कमी के वजह से लोगों ने स्टेट ऑफ नेचर को त्याग दिया और एक एग्रीमेंट बनाया स्टेट बनाने के लिए? तो वही मैं बोल रही थी कि वो 3 चीज़ें था। नंबर 1, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है? आईन सभा, जहाँ पर कानून बनता है। हर किसी राष्ट्र को परिचालन करने के लिए वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए हमेशा देखिएगा कि एक लेजिस्लेचर रहता है जिसका काम होता है लॉज बनाना। तो स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा लेजिस्लेचर नहीं था। सेकेंडली, लेजिस्लेचर या आईन सभा जो भी कानून बना रहे हैं उसको हकीकत में एग्जीक्यूट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव यानी कि शासन विभाग वो भी स्टेट ऑफ नेचर में मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई कानून को तोड़ने की कोशिश करे या कानून को तोड़े तो उस व्यक्ति को सज़ा दिलवाने के लिए और साधारण इंसान को इंसाफ दिलवाने के लिए
एक जुडिशियरी यानी कि एक विचार व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में वो जुडिशियरी भी नहीं था। तो 3 चीज़ें जिसकी कमी स्टेट ऑफ नेचर में सबको नज़र आ रहा था, वो है लेजिस्लेचर यानी आइन सभा की कमी, एग्जीक्यूटिव यानी शासन विभाग की कमी, और सबसे इम्पोर्टेंट जुडिशियरी यानी विचार विभाग की कमी। तो इन तीनों चीज़ों की कमियों की वजह से लोग उतना भी खुश नहीं थे जितना उन्हें खुश रहना चाहिए था। तो इसी वजह से लोगों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए लोगों ने राष्ट्र बनाया। यस, तो कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए लोगों ने राष्ट्र बनाया। तो राष्ट्र जो बना वो भी लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ही बना, जैसे थॉमस हॉब्स ने कहा था। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली लॉक के अनुसार 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, जिसके ज़रिए 2 चीज़ें एक साथ पैदा हुआ। एक है स्टेट और दूसरा है गवर्नमेंट। थॉमस हॉब्स के लीवियथान में आपने देखा था कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके ज़रिए स्टेट बना, लेकिन जॉन लॉक की थियोरी के अनुसार 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ था जिसके ज़रिए पहले स्टेट बना और फिर उसके बाद गवर्नमेंट बना। तो इसीलिए जॉन लॉक का किताब का नाम है टू ट्रीटाइजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी में कुछ सिमिलैरिटीज़ यानी कि मेल है, और इन दोनों की थियोरी में कुछ डिसिमिलैरिटीज़ यानी कि कुछ फ़र्क भी है। तो मेल यानी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है उसमें मैंने बताया था। पहला कि जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स दोनों ने ही यही अज्यूम किया था, यही सोचा था कि स्टेट बनने से पहले लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। ये एक काल्पनिक धारणा है, इसका कोई ऐतिहासिक अहमियत है भी नहीं, उसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि हिस्ट्री इस बात की गवाह नहीं है कि कभी स्टेट ऑफ नेचर नाम की कुछ था भी या नहीं। कोई बात नहीं, हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि थॉमस हॉब्स और लॉक दोनों की यही राय थी कि स्टेट बनने से पहले लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। ओके, सिमिलैरिटी नंबर 2, दोनों ने ही, हॉब्स और लॉक दोनों ने ही इस बात से सहमत हुए थे कि राष्ट्र जो है, स्टेट जो है, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए बना था। तो कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ही राष्ट्र का उत्पत्ति पैदाइश हुआ था, इस बात से जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स दोनों ही सहमत थे। बोथ एग्रीड on the fact that state originated from a social contract. Similarity number 3, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स दोनों की ही बैकग्राउंड में, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में स्टुअर्ट मोनार्की मौजूद था। जब थॉमस हॉब्स अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी लिख रहे थे तब भी इंग्लैंड में स्टुअर्ट मोनार्की था। बाद में उस मोनार्की के खिलाफ आवाज़ उठाया गया और कुछ दिनों के लिए एक रिपब्लिक फॉर्म हुआ इंग्लैंड में। तो कोई आप में से ही कोई मुझसे पूछ रही थी कि कॉमनवेल्थ क्या है। तो कॉमनवेल्थ था वो गवर्नमेंट जो रिपब्लिकन इंग्लैंड को कुछ दिनों के लिए शासन करने के लिए बना था। और किसने बनाया था ये? उस व्यक्ति का नाम था ओलिवर क्रॉमवेल, जिनकी नेतृत्व में इंग्लैंड में मोनार्की का अंत हुआ कुछ सालों के लिए और एक रिपब्लिक एस्टैब्लिश्ड हुआ, और उसको परिचालन करने वाली जो इंस्टीट्यूशन था उसका नाम था कॉमनवेल्थ। तो थॉमस हॉब्स के
थ्योरी बनाने के पीछे ये सब राजनीतिक परिस्थिति जिम्मेदार थी। और जब लॉक अपना थियोरी लिख रहे थे तब भी इंग्लैंड में मोनार्की ही था, लेकिन इस मोनार्की का अल्टीमेटली अंत हुआ जब कॉमन लोगों ने, आम इंसान ने ऑरेंज प्रदेश से युवराज विलियम और उनकी पत्नी मेरी को लेकर आए और इंग्लैंड के सिंहासन पर बिठा दिया। तो इस इंसिडेंट से क्या हुआ? इंग्लैंड में राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की यात्रा शुरू हुई। तो ये है इन दोनों थिंकर्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के सिमिलैरिटीज, जहाँ पर दोनों ही मान रहे हैं स्टेट ऑफ नेचर था जिसमें राष्ट्र बनने से पहले लोग रहते थे, दोनों के बैकग्राउंड में ही इंग्लिश मोनार्की था और दोनों ने ही सहमति दिया इस बात पर कि राष्ट्र कॉन्ट्रैक्ट से ही पैदा हुआ था। अब चलिए मैं आपको डिसिमिलैरिटीज़ के बारे में बता दूं। तो इन दो थियोरीज में डिसिमिलैरिटीज़ क्या है? थ्योरी नहीं, दो थिंकर्स में, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक में डिसिमिलैरिटीज़ क्या है? पहला ये कि स्टेट ऑफ नेचर के बारे में दोनों का राय अलग अलग था। थॉमस हॉब्स के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर में कोई भी चैन, शांति कुछ भी नहीं था। वहाँ लोग एक दूसरे से जंग करते थे और हमेशा एक दूसरे के जान पर तुले हुए थे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। लेकिन लॉक ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर में भी चैन था, शांति था, लेकिन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी जैसे मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस के कमी के वजह से लोग स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकल आए। डिसिमिलैरिटी नंबर 2, थॉमस हॉब्स ने कहा था कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लोगों के बीच जिससे राष्ट्र और उसके सरकार पैदा हुए। लेकिन लॉक ने कहा 2 ट्रीटीज, 2 समझौता पत्र हुआ था जिसके ज़रिए एक राष्ट्र बना और फिर दूसरा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए राष्ट्र का सरकार यानी गवर्नमेंट बना। फिर तीसरा डिसिमिलैरिटी, जहाँ पर थॉमस हॉब्स बोल रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बना वहाँ रूलर को इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा गया। मतलब जो भी रूल्स और रेगुलेशंस थे इस कॉन्ट्रैक्ट के, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस राजा या शासक या रूलर, जिसको हम लोगों ने लिवियाथान कहा था, उसके लिए प्रयोग नहीं होगा। तो लिवियाथान के हाथ में थॉमस हॉब्स ने सारा पावर दे दिया था और कहा था लोगों को हमेशा लिवियाथान के प्रति वफादार रहना है, क्योंकि राजा जो लिवियाथान की तरह पावरफुल होगा वही राजा लोगों की हिफाजत करेगा, उन्हें शांतिपूर्ण जिंदगी प्रदान करेगा, इसलिए लोग कभी भी राजा के खिलाफ नहीं जाएगा। तो राजा का दायित्व होगा लोगों को एक ही अधिकार सुनिश्चित करना और वो है राइट टू लाइफ। उनकी जिंदगी का अधिकार राजा देगा और बदले में लोग अपने दूसरे सभी अधिकारों को राजा के पैर पर समर्पण कर देगा। तो इसका मतलब थॉमस हॉब्स का सोच था ऑथोरिटेरियन सोच, जहाँ पर राजा के हाथ में ही सारा अथॉरिटी दिया गया था। और थॉमस हॉब्स का मानना था कि जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उन सब में राजतंत्र यानी मोनार्की ही द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन दूसरी ओर लॉक की तरफ अगर देखिएगा तो लॉक ने कभी रूलर को या शासक को कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर नहीं रखा था। आम इंसान के लिए कॉन्ट्रैक्ट के जो जो नियम विधि प्रयोग होते हैं, राजा या रूलर के लिए भी वही सारे नियम विधि लागू होगा। और सबसे बड़ी बात, रूलर या शासक का सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होगा, लोगों की अधिकार सुरक्षित रखना। और किस तरह का अधिकार?
राइट टू लाइफ यानी ज़िंदगी का अधिकार, राइट टू लिबर्टी यानी आज़ादी के अधिकार, और राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। तो स्टेट यानी रूलर लोगों की आज़ादी, उनके प्रॉपर्टी, उनकी ज़िंदगी में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनको सुरक्षित ज़िंदगी देगा, लिबर्टी भोगने के लिए देगा, प्रॉपर्टी भोगने के लिए देगा, और इसी वजह से लोग राजा या शासक को मान के चलेगा। तो सोचिए अगर कभी ऐसा हो जाए कि राजा लोगों को ये सब अधिकार देने में व्यर्थ, असफल हो रहा है, नाकामयाब हो रहा है, तब लोगों को ये पूरा अथॉरिटी है, अधिकार है कि वो उस रूलर को हटाकर दूसरा रूलर लेकर आए। और इंग्लैंड के लोगों ने सच में ऐसा ही किया था। जब स्टुअर्ट मोनार्की उनके अधिकारों को हिफाजत नहीं कर पाया तो उन्होंने विलियम प्रिंस और उनके पत्नी मेरी को लाकर सिंहासन में बिठा दिया था। तो लॉक ने भी यही ट्रेडिशन को अपने थ्योरी में बरकरार रखा और कहा कि अगर रूलर अपने दायित्व, अपने जिम्मेदारियों को निभाने में नाकामयाब हो रहा है तो लोगों को पूरा अधिकार है वो इस तरह के नाकामयाब रूलर को हटाकर अपने पसंदीदा किसी भी व्यक्ति को रूलर बना सकते हैं। मतलब लॉक के अनुसार मोनार्की नहीं, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा गवर्नमेंट। ओके, तो थॉमस हॉब्स के अनुसार लोगों के पास ये अधिकार नहीं था कि अगर रूलर उनको हिफाजत देने में, उनकी हिफाजत करने में असफल रहा तो लोग चाहकर उस रूलर को हटाकर दूसरा रूलर ला सकते हैं। ऐसी बात कभी थॉमस हॉब्स ने नहीं कहा था। उन्होंने लोगों को रूलर यानी कि राजा का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं दिया था, क्योंकि वो राजतंत्र में यकीन करते थे और राजतंत्र में लोगों को ये हक नहीं कि वो राजा को हटाकर दूसरा राजा को बिठाए। लेकिन क्योंकि जॉन लॉक डेमोक्रेसी में यकीन रखते थे, उन्होंने लोगों को ये अधिकार दिया कि वो अपने पसंदीदा व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि बनाकर सरकार में बिठा सकते हैं और अगर सरकार उनकी हिफाजत करने में, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने में नाकामयाब हो रहा है तो उनको हटा भी सकते हैं। ओके, तो दीज आर द डिसिमिलैरिटीज बिटवीन हॉब्स एंड लॉक। हॉब्स और लॉक दोनों ने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी लिखे थे, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटीज़ जैसे है वैसे कुछ फ़र्क या डिसिमिलैरिटीज़ भी है। वही मैंने आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो जो बच्चे मेरे लेक्चर क्लास में फॉलो नहीं कर पाए थे, उन्हीं के लिए मेरा ये लेक्चर है। मुझे उम्मीद है ये सुनने के बाद आपके दिल में जो भी सवाल है, कन्फ्यूज़न है, वो थोड़ा बहुत क्लियर हो पाएगा। और फिर हम लोग जब क्लास में मीट करेंगे तो अगर आपको कुछ और समझना है तो सवाल उस क्लास में ज़रूर उठाइएगा। ओके बच्चे, थैंक यू एंड गुड नाइट।